नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के ऐप पर और एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर दोस्तों आप लोगों के सामने लगातार उपस्थित हो रहा हूं। आज भी दोस्तों राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आया हूं। वह है दोस्तों राजस्थान के रीति रिवाज एवं संस्कार। दोस्तों अगली क्लास के अंदर जो अगली क्लास हुई थी दोस्तों, उस क्लास के अंदर अपन ने राजस्थान के संस्कारों के बारे में बात कर ली थी कि दोस्तों हिंदू परंपरा के अनुसार जब बच्चा अपनी मां के गर्भ के अंदर होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक टोटल दोस्तों आपके 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। कितने दोस्तों? 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। कल अपन ने उन 16 संस्कारों की चर्चा की थी। आज दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज बात करेंगे अपन रीति रिवाजों की। तो दोस्तों रीति रिवाजों में अपन जो बात करेंगे वो 3 प्रकार से बात करेंगे: जन्म के, विवाह के और मृत्यु के। सबके रिवाज जो है वो आपके घरों में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज जो अपन बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं विवाह की बात कर लेते हैं। जन्म और मृत्यु की अगली क्लास में अपन बात कर लेंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे अपन विवाह से संबंधित रीति रिवाजों की। यानी दोस्तों आपके घरों के अंदर, जब आपके घरों के अंदर दोस्तों शादियां होती है, विवाह होता है, तो कौन कौन से ऐसे रिवाज हैं जो आपको करने पड़ते हैं, जो आपके घरों में किए जाते हैं दोस्तों, वही चर्चा करूंगा। दोस्तों ये वाला टॉपिक मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों ज्यादा, क्योंकि दोस्तों ये जो रिवाज हैं सभी के घरों के अंदर संपन्न करवाए जाते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं विवाह की। आज दोस्तों बात करेंगे शादी की, विवाह की। चलिए दोस्तों तो अपन बात करते हैं विवाह। विवाह से संबंधित रीति रिवाज। दोस्तों विवाह से संबंधित रीति रिवाजों की बात करेंगे तो अब देखिए विवाह के अंदर दोस्तों आपके घर, वही बात करूंगा दोस्तों, आज मैं घर की बात करूंगा आप लोगों से। आपके घरों के अंदर दोस्तों कौन कौन से रिवाज जो है वह संपन्न करवाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। नंबर एक है दोस्तों आपके सगाई। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों? सगाई। विवाह में स्टार्ट करते हैं तो सगाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चोरा चोरी देखबो। चोरा कहता है छोरी पसंद आएगी, छोरी कहता है छोरो पसंद आएगी, वो पहली परंपरा हुआ। अब दूसरे नंबर पे बात कर लो आप तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया? सगाई। तो अपन यहां पहले नंबर पे बात करते हैं सगाई। सगाई क्या होती है दोस्तों कि लड़के के लिए लड़की रोकना क्या कहलाता है? सगाई कहलाता है। जब लड़के के लिए लड़की रोकी जाती है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सगाई क्या होती है। किस एक लाइन में बात कर दे, 1 मिनट। लड़की या लड़के के लिए लड़की रोकना, लड़की के लिए लड़की रोकना क्या कहलाता है? सगाई कहलाता है। जो लड़की है दोस्तों, लड़कियां है जो उसके लिए लड़की रोकी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो वागड़ क्षेत्र है, वागड़ से समझ लो पाली वाला क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, तो वागड़ क्षेत्र में दोस्तों जो सगाई होते हैं ना दोस्तों, ये सगाई है भाई। तो वागड़ क्षेत्र में सगाई को दोस्तों, जो वागड़ क्षेत्र है यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इस डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो सगाई होती है दोस्तों, इस सगाई को दोस्तों आपके टेवलिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टेवलिया कहा जाता है। सगाई को क्या कहा जाता है? टेवलिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सगाई नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन ये पूछेगा कि बांगड़ क्षेत्र में अगर अच्छा ही पेपर बनाने वाला हो गया ना दोस्तों, तो दोस्तों डायरेक्ट यही पूछेगा कि वांगड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में सगाई को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? टेवलिया कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब सगाई हो गई दोस्तों, तो सगाई होने के बाद दूसरे नंबर पे बात कर लेता हूं भाई। दूसरे नंबर पे हो गया दोस्तों आपका टीका। क्या होगा दोस्तों? टीका होगा। सर ये अब टीका क्या होता है समझना। सगाई होने के बाद क्या किया जाता है?
सगाई के अंदर कि वधु पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष के जो लोग होते हैं तो वधु पक्ष के लोगों के द्वारा वर को कपड़े, मिठाइयां, आभूषण आदि उपहार देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ही क्या कहा जाता है, टीका कहा जाता है। तो दोस्तों किसके बाद होगी, सगाई के बाद। तो सगाई के बाद ध्यान देना दोस्तों, सगाई हो गई थी तो सगाई के बाद वधु पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष कौन से पक्ष के द्वारा दिया जाएगा, वधु पक्ष। किसको दिया जाएगा, लड़के को। तो वधु पक्ष के द्वारा वर को क्या दिए जाते हैं दोस्तों, कपड़े दिए जाते हैं, मिठाइयां दिया जाता है, मिठाइयां दी जाती है भाई। और मिठाइयों के साथ साथ दोस्तों आभूषण दिए जाते हैं। देखा होगा टीके में बहुत सारे आभूषण भी आते हैं। आभूषण देना क्या कहलाता है दोस्तों, टीका कहलाता है। क्लियर दोस्तों, अगली बात करता हूं मैं आप लोगों से नंबर 3। दो तो समझ में आ गए होंगे ये तो। नंबर 3 है दोस्तों आपकी, समझना, पहरावनी। पहरावनी नहीं पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछेगा चिकनी कोतली। पहरावनी को क्या कहा जाता है, चिकनी कोतली कहा जाता है। ज्यादा समझाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। पहरावनी या चिकनी कोतली क्या होता है समझना। अब लड़की की सगाई हो गई सगाई, लड़के की लड़की की सगाई हो गई भाई। अब सगाई होने के बाद दोस्तों क्या किया जाता है, जैसे कोई त्योहार आ गया, गणगौर आ गया, होली आ गई, तो दोस्तों त्योहारों के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा दोस्तों वधु के लिए दोस्तों आभूषण भेजे जाते हैं, कपड़े भेजे जाते हैं। देखा होगा आपके घरों के अंदर दोस्तों त्योहारों पर लड़की के लिए लड़के वालों की तरफ से दोस्तों कपड़े आते हैं। तो वो जो होते हैं ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, आपके चिकनी कोतली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर पक्ष के द्वारा, ध्यान दीजिए, पहरावनी क्या होती है समझना। वर पक्ष के द्वारा त्योहारों पर, कोई सा भी त्योहार हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैं त्योहार लिख रहा हूं, त्योहारों पर वधु के लिए कपड़े भेजे जाते हैं, आभूषण भेजे जाते हैं, आभूषण भेज जाते हैं, आदि भेजना। ये जो आदि चीजें भेजी जाती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, आपके पहरावनी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को। अब आ जाओ चौथे नंबर पर भाई। 3 तो नॉर्मल है भाई। सगाई क्या होती है कि लड़की के लिए लड़का रोकना सगाई कहलाता है। वांगर सेते में से टेमलिया कहा जाता है। टीका, सगाई के बाद वधु पक्ष के द्वारा वर को दोस्तों जो कपड़े दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, आपके टीका कहा जाता है। पहरावनी या चिकनी कोतली की त्योहार के अवसर पर वर पक्ष के लोगों के द्वारा वधु के लिए कपड़े और आभूषण भेजे जाते हैं, जिसे चिकनी कोतली कहा जाता है। अब सगाई वाली रस्म खत्म हो गई सगाई वाली खत्म। अब आ जाओ दोस्तों रस्मों के बाद आप लोग विवाह पर। तो विवाह की बात करें अब नंबर 4 पर, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 पर बात कर लेता हूं आप लोगों से मैं। तो नंबर 4 चौथे नंबर पे आता है दोस्तों आपके मेरे पास पीली चिट्ठी। पीली चिट्ठी दोस्तों, ये जो पीली चिट्ठी होती है ना, इसे ही लग्न पत्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लग्न पत्रिका कहा जाता है। तो पीली चिट्ठी या लग्न पत्रिका। अब पीली चिट्ठी या लग्न पत्रिका क्या होती है भाई, सब जानते होंगे कि सर यह एक पीले रंग का कागज होता है। कौन से रंग का दोस्तों, पीले रंग का कागज होता है, जिसमें विवाह का समय लिखा होता है, विवाह में होने वाले कार्यक्रमों की सूची लिखी होती है तथा शुभ मुहूर्त लिखा होता है। ये जो सब चीजें होती है ना दोस्तों, ये क्या कहलाती है, आपके पीली चिट्ठी कहलाती है या लग्न पत्रिका कहलाती है। दोस्तों एक बात और ध्यान देना, ये जो कुमकुम पत्रिका होती है, ये जो पीली चिट्ठी होती है ना, ये वधु पक्ष की ओर से, ये जो कुमकुम पत्रिका होती है, ये वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजी जाती है। यानी लड़की वालों की ओर से किसको भेजी जाएगी, लड़के वालों को भेजी जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके क्या होगा पीली चिट्ठी की, क्या होगा यह समझना। पूरे नोट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं दोस्तों, नोट्स कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको अगली क्लासों में कंटिन्यू एक बात कर रहा था मैं कि दोस्तों आपको लिखना जरूरी है। कॉफी लेकर बैठिए दोस्तों मेरी क्लास के अंदर, कॉफी लेकर बैठिए। इतना मैं चाहता तो मैं बोल के समझा दूं भाई, लिखाने की जरूरत नहीं इनमें लिखाने की जरूरत नहीं है। चाहूं तो मैं बोल के समझा दूं आप लोगों को। क्लियर दोस्तों, मैं खुद क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप स्वयं लिखो भाई, इसलिए मैं खुद लिख रहा हूं भाई। तो आपको दोस्तों कॉपी पेन साथ लेकर बैठना है मेरे सामने। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों तो बात करते हैं पीली चिट्ठी। तो यह
पीले रंग का कागज होता है, पीले रंग का कागज होता है। कौन से रंग का होगा दोस्तों? पीले रंग का कागज होता है, जिसमें, अब इसमें क्या होता है, जिसमें विवाह का समय, जिसमें विवाह का समय लिखा होता है भाई, विवाह का समय लिखा होता है, और क्या लिखा होता है? शुभ मुहूर्त लिखा होता है, शुभ मुहूर्त लिखा होता है, लिखा होता है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों क्या होता है पीली चिट्ठी या लग्न पत्रिका? कि यह एक पीले रंग का कागज होता है जिसमें विवाह का समय, विवाह में जो कार्यक्रम होने हैं, तेल चढ़ाना है, तेल उतारना है, संगीत है, महिला संगीत है, क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये जो काम होते हैं ना, उसकी सूची होती है, और साथ में दोस्तों विवाह का शुभ मुहूर्त लिखा होता है कि इस मुहूर्त के अनुसार अपन को यह काम करना है। तो दोस्तों ये जो चीजें होती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? पीली चिट्ठी कहा जाता है। अब एक बात बताओ, ये पीली चिट्ठी किसको भेजी जाएगी? पीली चिट्ठी दोस्तों किसको भेजी जाएगी? तो दोस्तों ध्यान देना, पीली चिट्ठी जो होती है वो वधू की पक्ष की ओर से, यानी लड़की वालों की ओर से वर पक्ष को भेजी जाती है, यानी छोरे वालों को भेजी जाती है। तो पीली चिट्ठी, तो यह वधु पक्ष की ओर से, यह वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजी जाती है, भेजी जाती है। तो जो वधु पक्ष की ओर से दोस्तों किसको भेजी जाएगी? वर पक्ष को भेजी जाएगी। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं नंबर 5 पर। दोस्तों जाने पहचाने आ रहे होंगे आप लोगों को, मार साहब ये तो सब हमारे घर में होते हैं। तो अगली आ जाइए दोस्तों आपके नंबर 5, कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका दोस्तों, कुमकुम पत्रिका को जानते हो? क्या होती है कुमकुम पत्रिका? अरे दोस्तों हाड़ोती में आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो नोतो, शादी के अवसर पर कार्ड आता है दोस्तों, शादी में निमंत्रण आता है, इनविटेशन आता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कुमकुम पत्रिका कहा जाता है। तो कुमकुम पत्रिका और कुमकुम पत्रिका को दोस्तों निमंत्रण पत्र भी कहा जाता है। कुमकुम पत्रिका को क्या कहा जाता है? निमंत्रण पत्र भी कहा जाता है। अब कुमकुम पत्रिका क्या होती है दोस्तों? मैंने कहा निमंत्रण पत्र होता है, तो किसे ध्यान देना? अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, भाइयों आदि को शादी में आमंत्रित करने के लिए, सभी को शादी में बुलाने के लिए जो पत्रिका भेजी जाती है, जो कार्ड भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कुमकुम पत्रिका कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं कुमकुम पत्रिका क्या होती है। कि विवाह में अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों को विवाह में आमंत्रित करने के लिए यह पत्रिका भेजी जाती है। क्लियर दोस्तों? तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, मिलने वालों को, मिलने वालियों को दोस्तों शादी में आमंत्रित करने के लिए, शादी में बुलाने के लिए जो पत्रिका भेजी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कुमकुम पत्रिका कहा जाता है या निमंत्रण पत्र कहा जाता है। दोस्तों एक बात और बताऊं आप लोग को, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों। जो कुमकुम पत्रिका होती है ना, सबसे पहले सर्वप्रथम रणथंबोर जी के गणेश जी को भेजी जाती है दोस्तों। ये जो कुमकुम पत्रिका होती है, सबसे पहले जो है वो रणथंबोर जी के गणेश जी को भेजी जाती है। क्लियर दोस्तों? अगर कोई नहीं जा पाता है तो दोस्तों पास वाले, आपके पास में, आपके गांव के अंदर जो गणेश जी होते हैं, उन्हें ही दे दी जाती है। कहता ट्रांसफर कर दिया था, कुरियर कर देना था, व्हाट्सएप कर देना।
तो दोस्तों ये जो पत्रिका होती है कुमकुम पत्रिका, सबसे पहले किसे चढ़ाई जाती है? गणेश जी को चढ़ाई जाती है। और मुख्य रूप से कहां के गणेश जी को दोस्तों? तो रणथंभौर के गणेश जी को। तो नोट करके लिखना इस बात को भी कि कुमकुम पत्रिका सर्वप्रथम रणथंभौर जी के गणेश जी को भेजी जाती है। गणेश जी को भेजी जाती है। पूरा नोट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पूरा नोट्स कंप्लीट कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहली चिट्ठी या लग्न पत्रिका क्या होती है कि विवाह के कार्यक्रमों की जो सूची होती है ना दोस्तों, उसे पहली चिट्ठी कहा जाता है। और दोस्तों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को शादी में आमंत्रित करने के लिए जो चिट्ठी भेजी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आपके क्या कहा जाएगा? कुमकुम पत्रिका कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर कितना हो गया? 5। नंबर 6 देखिए आप लोग। नंबर 6 है दोस्तों आपके पास इकताई। चले दोस्तों, अब इकताई क्या होता है सर? समझना, अब ये जरूर समझने वाली है कि दोस्तों एक बात बताओ, लड़के अगर मेरे को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं, तो लड़कों एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई होगी और बहुत सारे भाइयों की हो गई होगी, तो दोस्तों एक बात बताइए कि शादी के अवसर पर जो दूल्हा होता है दोस्तों, वो क्या पहनता है? कोट पैंट पहनता है, बिल्कुल सही, या शेरवानी पहनता है। क्लियर दोस्तों? लड़की जो होती है, लड़कियां भी, बालिकाएं भी दोस्तों मेरी वीडियो देख रही होगी, मेरी क्लास ले रही होगी, तो दोस्तों बेटा आप लोग क्या पहनते हो? आप लोग की गुड़ियाओं क्या पहनोगे विवाह के अवसर पर? लहंगा चुनरी पहनते हो। दोस्तों लड़के के लिए जो कोट पैंट है वो उसके ससुराल वालों की तरफ से भेजे जाते हैं, और लड़कियों के लिए जो लहंगा चुनरी है वो उसके ससुराल वालों की तरफ से भेजे जाते हैं। यानी एक्सचेंज करते हैं भाई, एक्सचेंज किया जाता है भाई। तो दोस्तों क्या होता है समझना, तो उस कपड़े का, जो उस कपड़े को भेजा जा रहा है, तो उस कपड़े का जो नाप लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाएगा? दर्जी के द्वारा। तो दर्जी के द्वारा दोस्तों शुभ अवसर पर, समझना मेरी बात को दोस्तों, कि वो जो कपड़े पहन रहे हो आप लोग, तो उसका नाप लेता है दोस्तों दर्जी। और दर्जी जब शुभ मुहूर्त पर नाप लेता है, तो उस जो नाप लेता है ना भाइयों, उस नाप लेने को ही क्या कहा जाता है? इकताई कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो दर्जी के द्वारा शुभ मुहूर्त पर कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ में बोलो, हाँ में बोलो। याद रहेगा कि दर्जी द्वारा कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। तो देखिए इकताई क्या होता है? दर्जी द्वारा वर के कपड़ों का शुभ मुहूर्त पर नाप लेना। दर्जी के द्वारा शुभ मुहूर्त पर जो नाप लिया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? इकताई कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से। नंबर 7, बाण। इस बाण को पाट भी कहा जाता है। बाण को क्या कहा जाता है? पाट भी कहा जाता है। और इसी पाट के अंदर, हालांकि अलग है लेकिन मैं इसी के अंदर जोड़ देता हूं दोस्तों, इसे आपके हल्दी लगाना भी कहा जाता है, यूं कह दीजिए आप, समझना। अब क्या होता है? पाट का मतलब है पटिया, लकड़ी का पटिया। अब दोस्तों विवाह से पहले, जब विवाह नहीं होता है तो विवाह से पहले क्या किया जाता है? 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 11 दिन पहले क्या किया जाता है कि वर व वधू को लकड़ी के पटिये पर बैठा कर, देखा होगा आप लोगों ने, अभी समझ जाओगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल समझोगे कि दोस्तों विवाह से पहले लड़के व लड़की को, वर व वधू को लकड़ी के पटिये पर बैठाया जाता है, और लकड़ी के पटिये पर बैठा कर दोस्तों उनको उत्तर दिशा की ओर मुंह कर दिया जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दोस्तों उबटन लगाए, उबटन मतलब समझते हो ना, हल्दी, तो उनके उबटन या हल्दी लगाई जाती है, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? बाण या पाट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो आपके घरों के अंदर भी होती है यार हल्दी की रस्म, जो हल्दी की रस्म है दोस्तों उसे कह सकते हो आप पाण या बाट। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, जब भी हल्दी की रस्म होती है, आपने गौर किया हो कभी,
जब भी हल्दी की रस्म होती है, जो दूल्हा होता है या दुल्हन जो होती है वो दोस्तों लकड़ी के पटिये पर बिठाई जाती है। देखना आप लोग, लकड़ी के पटिये पर बिठाई जाती है। क्यों दोस्तों? ये थोड़ी कि दूल्हा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, हल्दी लगाने में आसानी होगी, नहीं दोस्तों, ये एक रिवाज होता है। तो लड़के व लड़की को यानी वर व वधू को लकड़ी के पटिये पर बिठाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जो उबटन लगाई जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पान या पाट कहा जाता है। कब होगा ये? 7 दिन पहले, 5 दिन पहले या 11 दिन पहले। क्लियर दोस्तों? तो बात कर लेते हैं पान या बाट क्या होता है, समझना। विवाह के 5, 7 या 11 दिन पहले वर व वधू को, वर को भी हो सकता है और वधू को भी हो सकता है, तो वर व वधू को लकड़ी के पटिये पर बिठाकर, किसके पटिये पर दोस्तों? लकड़ी के पटिये पर बैठाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, उसका मुंह किस ओर कर दिया जाएगा? उत्तर दिशा की ओर मुंह कर दिया जाएगा। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उबटन लगाना। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके क्या लगा दी जाती है दोस्तों? उबटन लगा दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? बाण या पाट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? इसे बाण बिठाना भी कहा जाता है। और यहां पर इसी रस्म के अंतर्गत दोस्तों फिर बयान, वो जो आपके बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? बंदियाग बिठाबो। अरे दोस्तों वही चीज है ये, फिर उसको बंदियाग भी बिठाए जाते हैं, तो वो बंदियाग बिठाना भी यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात कर लेते हैं आप लोग। नंबर 8 आता है दोस्तों आपके खेड़ा पूजन। पहले पूजन वाले लेता हूं मैं, खेड़ा पूजन। ध्यान दीजिएगा, नंबर 8 आया है आपका खेड़ा पूजन। इस खेड़ा पूजन को दोस्तों आपके थेपड़ी पूजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? थेपड़ी पूजन। और इसी थेपड़ी पूजन को दोस्तों आपके रेवड़ी पूजन भी कहा जाता है। थेवड़ी पूजन को क्या कहा जाता है? रेवड़ी पूजन भी कहा जाता है। अब क्या होता है खेड़ा पूजन? कि दोस्तों विवाह से पहले वर व वधू के परिवार की महिलाएं पास में बनी हुई कूड़ा करकट की रेवड़ी पर जाती है। रेवड़ी जो होती है ना दोस्तों, कूड़ा करकट की होती है, उसे रेवड़ी पर जाती है और वहां जाकर के रेवड़ी की पूजा करती है। वो जो रेवड़ी की पूजा की जाती है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? खेड़ा पूजन कहा जाता है। फिर दोस्तों रेवड़ी की पूजा करते हो आप लोग, विवाह से पहले रेवड़ी पर जाते हो और वहां जाकर रेवड़ी की पूजा की जाती है। वो जो रेवड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? खेड़ा पूजन कहा जाता है। फिर दोस्तों तो देखिए खेड़ा पूजन क्या होगा कि विवाह से पूर्व परिवार की महिलाएं, अब परिवार की वर की भी हो सकती है, वधू की भी हो सकती है, ठीक है? तो परिवार की महिलाएं पास में बनी कूड़ा करकट की रेवड़ी पर जाकर पूजा करती है, जिसे खेड़ा पूजन कहा जाता है। वो जो पूजा होती है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेवड़ी पूजन भी कहा जाता है, उसे खेवड़ा पूजन कहा जाता है, उसे थेपड़ी पूजन भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आ गई यहां तक समझ में कोई? अब दोस्तों पूजन तो हो गया, तो एक पूजन और ले लेता हूं साथ में दोस्तों। अगला एक पूजन ले लिया मैंने आप लोगों के, 3-4 पूजन होते हैं, पहले वो ले लेते हैं अपन दोस्तों। अगला है चाक पूजन। जानते हो ना चाक पूजन? तो समझ गए होंगे। अरे इसी चाक पूजन को कहा जाता है बासन लाना। क्या कहा जाता है? बासन लाना भी कहा जाता है। चाक पूजन को ही बासन लाना भी कहा जाता है। अब चाक पूजन कैसे होगा सर? समझना दोस्तों कि विवाह के एक दिन पहले
क्योंकि मैं पूजन एक साथ ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन सी पूजा होती है। तो विवाह के एक दिन पहले क्या किया जाता है, परिवार की महिलाएं कुमार के घर पर जाती है। क्लियर दोस्तों, कुमार के घर पर जाती है और कुमार के घर पर वो जो चाक बना होता है ना, जिससे मटके बनाए जाते हैं, उसकी पूजा करती है। तो कुमार के घर पर जाकर चाक की पूजा करती है और चाक से बने हुए बर्तनों को अपने सिर पर रख कर लाती है। जो चाक से बने हुए जो बर्तन होते हैं उनको दोस्तों अपने सिर पर रख कर लाती है, जिसे क्या कहा जाता है, चाक पूजन या बासन लाना भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, तो चाक की पूजा की जाती है और अब बासन लाते हैं, मटके रखकर अपने सिर पर लाते हैं। जो बासन अपने सिर पर लाते हैं दोस्तों, उससे पहले जो है वह चाक की पूजा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, चाक पूजन कहा जाता है। तो विवाह के, यहां से लिखता हूं मैं, विवाह से एक दिन पहले, कब होता है ये, विवाह से एक दिन पहले परिवार की महिलाएं कहां जाएगी दोस्तों, कुम्हार के घर जाकर चाक की पूजा करती है, चाक की पूजा करती है। चाक की पूजा करती है तथा बर्तन को अपने सिर पर रखकर घर तक लाती है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, चाक पूजन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ ले चल रहा हूं दोस्तों, एक एक लाइन टू लाइन चल रहा हूं दोस्तों, यहां तक सबका कंप्लीट। चलिए दोस्तों, अगले नंबर 7, अब तक कहां तक हो गया था दोस्तों, 9 हो गया। नंबर 10 अगला पूजन ले लेता हूं मैं। अगला पूजन है दोस्तों आपके गणपति पूजन। पहले पूजन ले ले, गणपति पूजन। गणपति पूजन को दोस्तों गणेश स्थापना भी कहा जाता है। इसमें नहीं लिखाऊंगा क्योंकि समझ जाएंगे कि दोस्तों विवाह से पहले आप लोग अपने घर के अंदर गणेश जी को आमंत्रित करते हो, विवाह में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है और साथ में दोस्तों अपने घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हो, गणेश जी की स्थापना करते हो, जिसे क्या कहा जाता है, गणपति स्थापना भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, तो गणपति स्थापना भी होती है। अगला है दोस्तों आप लोगों के नंबर 11, काकन डोरा। काकन डोरा, अब काकन डोरा क्या होता है समझना दोस्तों, कि वर व वधू को विवाह से पहले वर व वधू के हाथों में छोटे कोड़ियों की तथा एक छोटे चाकू की माला हाथों में बांधी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, काकन डोरा कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि विवाह से पहले लड़का व लड़की यानी वर व वधू के हाथों में छोटे छोटे कोड़ियों तथा छोटे चाकू की एक माला बांधी जाती है हाथ के अंदर। देखिए यहां पर हाथ में बांधी जाती है, वो जो होता है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, काकन डोरा कहा जाता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये काकन डोरा क्यों बांधा जाता है भाई, काकन डोरा क्यों बांधा जाता है? तो दोस्तों उसका एक रीजन होता है। दोस्तों गांव के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा बुरा मत मानना, अगर कोई गांव के बच्चे और बच्चियां मेरी बात को मान रहे हो, सुन रहे हो, तो बुरा मत मानना इस बात को, रियल है कि वहां पर थोड़ा अंधविश्वास होता है। क्या होता है दोस्तों कि लड़का व लड़की के यानी वर व वधू के उपटन लगाई जाती है, मतलब हल्दी लगाई जाती है और उसमें खुशबू भी डाली जाती है। तो हल्दी और खुशबू से लगाने से दोस्तों, हल्दी लगाने से चेहरे पर जो है वह रौनक आ जाती है, चेहरा जो है वह निखर जाता है। क्लियर दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है कि उस लड़के को उस लड़की को जो है वह नजर लगने का खतरा ज्यादा होता है, नजर लगने का खतरा ज्यादा होता है। तो उन नजरों से बचाने के लिए ध्यान देना दोस्तों, काकन डोरा क्यों बांधा जा रहा है आज आपको बता रहा हूं दोस्तों। आज दिन तक आप लोग बांधते होंगे दोस्तों, अच्छी बात है, लेकिन क्यों बांधा जाता है उसका रीजन बता रहा हूं कि आपके गांव के अंदर दोस्तों उस दूल्हा व दुल्हन को, वर व वधू को, छोरा व छोरी को, लाडा व लाडी को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए
उन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए दोस्तों हाथों में क्या है, कोड़ियों, एक छोटे चाकू की एक माला बांधी जाती है। वो जो माला बांधी जाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, काकन डोरा कहा जाता है। तो क्यों बांधी जाती है, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। तो बात कर लेते हैं यहां पर कि वर व वधू को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए हाथों में कोड़ियों एवं छोटे चाकू की एक माला बांधते हैं। और जो माला होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, काकन डोरा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, अगर यहां तक समझ में। अगला है दोस्तों आपके नंबर 12 है दोस्तों आपके राती जगह। गीतों में भी पढ़ाऊंगा इस चीज को मैं। राती जगह क्या होता है समझना दोस्तों, कि महिलाओं के द्वारा रात भर जगकर, विवाह के समय महिलाओं के द्वारा रात भर जगकर अपने इष्ट देवता की आराधना में, किसके आराधना में दोस्तों, अपने इष्ट देवता की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, राती जगह कहा जाता है। रात भर जगकर जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, राती जगह कहा जाता है। आगे भी दोस्तों समझ में। तो दोस्तों क्या होता है राती जगह, कि विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा गाए जाएंगे दोस्तों, महिलाओं के द्वारा रात भर जगकर इष्ट देवता की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, सॉरी बड़ा क्यों करें, छोटा कर लेते हैं इसे। आराधना में गीत गाए जाते हैं। वो जो गीत होते हैं ना दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, राती जगह के गीत कहा जाता है। यानी दोस्तों रात भर जगकर अपने इष्ट देवता की आराधना में जो गीत गाए जाएंगे दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा, राती जगह का गीत कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब अगले बात कर लेते हैं अपन, धीरे धीरे विवाह की ओर बढ़ रहा हूं मैं। तो नंबर 13 बत्तीसी नूतना क्या होता है समझना दोस्तों, कि विवाह के पहले वर व वधू की माताएं, वर की माताएं और वधू की माता अपने अपने पेहर पस के लोगों के पास जाती है और वहां जाकर शादी में आने का निमंत्रण देती है। अपने पेहर वालों से कहती है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर रही हूं, आप विवाह में जरूर पधारना। तो विवाह में निमंत्रण देने के लिए जाती है और साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज बात बता रहा हूं, साथ में दोस्तों मदद की गुहार लगाती है। क्या लगाती है, मदद की गुहार लगाती है कि मैं अपनी पुत्री की विवाह कर रहा हूं या कर रही हूं, अगर इसके अंदर विवाह में किसी भी तरह की परेशानी हो जाती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग मेरी मदद करना। तो मदद की गुहार लगाने के लिए माताएं अपने पेहर पस के लोगों के पास मदद की गुहार लगाने के लिए जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बत्तीसी नूतना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो बत्तीसी नूतना क्या होता है दोस्तों, कि विवाह से पूर्व माताएं, अब कौन माताएं हो गई, वर व वधू की माताएं, दोनों की माताएं हो गई। तो वर की और वधू की दोनों की माताएं अपने पेहर पस के लोगों के पास जाकर अपने पेहर पक्ष के
लोगों के पास जाकर, के पास, लोगों के पास जाकर विवाह का क्या देती है दोस्तों, निमंत्रण देती है, विवाह का निमंत्रण देती है। यानी दोस्तों अपने पिहर वालों से कहती है कि मैं अपनी पुत्र की या पुत्री की शादी कर रही हूं, मैं अपने पुत्र की या पुत्री का विवाह कर रही हूं, अगर आप लोग इस शादी में जरूर आना। और साथ में क्या कहेगी, इसमें करो कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग मेरी क्या करना, मदद करना। तो उस क्या करने के लिए दोस्तों मदद की गुहार लगाती भी है, निमंत्रण देती है। तथा विवाह में मदद की गुहार लगाती है, गुहार लगाती है। विवाह के अंदर दोस्तों मदद की क्या लगाई जाती है, गुहार लगाई जाती है कि मैं अपने पुत्र की या पुत्री की विवाह कर रही हूं, शादी कर रही हूं। इस शादी के अंदर, विवाह के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेरी क्या करना दोस्तों, सहायता करना। क्लियर दोस्तों। फिर दोस्तों यादों तो सहायता भी की जाती है भाई, यादों तो आप लोग को सहायता भी की जाती है। और सहायता कैसे की जाएगी दोस्तों, नंबर 14 यही लिख देता हूं मैं, 14, उसे कहा जाता है मायरो, की जाती है दोस्तों मायरो के रूप में, पहरावनी के रूप में। दोस्तों याद हो तो आप लोग को दोस्तों, आजकल तो दोस्तों कपड़े लाए जाते हैं, पहले आर्थिक मदद की जाती थी, कुछ बोरियां गेहूं की दे दी जाती थी, कुछ सब्जियां दे दी जाती थी, आजकल दोस्तों कपड़े दिए जाते हैं। तो दोस्तों वो जो पहरावनी पहनाई जाती है किसकी ओर से, माताएं की पिहर पक्ष की ओर से, यानी वर व वधू के ननिहाल पक्ष की ओर से। तो वो जो पहरावनी पहनाई जाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, मायरो कहा जाता है। वापस समझना, 32वीं नूतना के अंदर मदद की गुहार लगाती है, और जो उनके पिहर पक्ष के लोगों के द्वारा, माता के पिहर पक्ष के लोगों के द्वारा जो मदद की जाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, मायरो कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों, उसे मायरो कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगले पर आ जाता हूं मैं, कितना हो गया था, नंबर 14। आ जाओ नंबर 15 पर। नंबर 15, अगला नंबर 15 पर मैं एक और बात करूंगा आप लोगों से, यहां पर समझना। अब दोस्तों मैं विवाह लड़के की तरफ से बारात ले जाने की ओर अग्रसर हूं। अब बारात लेकर चलेंगे दोस्तों, तो बारात जाने से पहले भी कुछ रस्में होती है दोस्तों, उन रस्मों को भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चलिए पहले बात कर लेते हैं अपन मोर बांधना। मोर बांधना, मोर बांधना का मतलब है दोस्तों आपके सेहरा बांधना। समझना दोस्तों, मोर बांधना जो शब्द लिखा है इसका मतलब होता है सेहरा बांधना। अब क्या होता है दोस्तों, सेहरा बांधना क्या होगा, समझना कि दोस्तों विवाह से पहले, बारात रवाना होने से पहले, विवाह से पहले मैं गलत बोल गया, यानी बारात रवाना होने से पहले वर के जीजा या फूफा, या तो जीजा जी पहली प्राथमिकता जीजा जी को दी जाती है, अगर जीजा जी नहीं है तो फिर फूफा जी को दी जाती है। तो वर के जीजा या फूफा के द्वारा वर को स्नान करवाया जाता है। बारात रवाना होने से पहले वर के जीजा या फूफा के द्वारा दोस्तों वर को स्नान करवाया जाता है, वर को नहलाया जाता है, और स्नान करा करके दोस्तों उसके सेहरा बांध करके मुकुट लगाया जाता है, एक मोर पंख लगाया जाता है, यानी सेहरा बांधा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मोर बांधना कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों मोर बांधना, कि वर के जीजा, पहली प्राथमिकता किसे दोगे, जीजा को, और जीजा नहीं है तो फिर फूफा, वर के जीजा व फूफा के द्वारा वर को स्नान करा के, उनके द्वारा इनको स्नान कराया जाता है, स्नान करा के वर के सेहरा बांधा जाता है, वर के सेहरा बांधा जाता है। उस सेहरे बांधने को ही क्या कहा जाता है, मोर बांधना या कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अब मोर बंध गया, सेहरा बंध गया, उसके बाद अगली रस्म क्या होगी दोस्तों, नंबर 16। अगला होता है दोस्तों आपके काजल देना। कौन सी दोस्तों, काजल देना।
अब ये काजल देना क्या होता है मार साहब, ये वाली जरूर हमने पहली बार सुनी है। क्या होता है दोस्तों कि जब बारात रवाना होने लगती है तो बारात रवाना होने से पहले वर की, दूल्हे की, लाड़े की भाभी के द्वारा, भाभी या चाची के द्वारा, पहली प्राथमिकता भाभी को, भाभी नहीं है तो चाची को, तो भाभी या चाची के द्वारा वर की आंखों में काजल लगाया जाता है। जिस भाई की शादी हो चुकी होगी, विवाह की ये पूरी रस्म हो चुकी होगी, वह समझ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, और जिसकी नहीं होंगी दोस्तों वह समझ लीजिए क्या क्या होने वाला है आपके साथ। छूटनी एक भी नहीं चाहिए भाई। तो दोस्तों समझ लें आप लोग कि दोस्तों जब बारात रवाना होने लगती है तो दोस्तों वर की भाभी या चाची के द्वारा वर की आंखों में काजल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फिर नेक भी दी जाती है। तो वो जो काजल लगाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? काजल देना कहा जाता है। तो बारात रवाना होने से पहले, बारात रवाना होने से पहले, होने से पहले वर की भाभी, पहली प्राथमिकता किसे दोगे? भाभी को, भाभी नहीं है तो चाची को। वर की भाभी या चाची के द्वारा वर की आंखों में, वर की आंखों में काजल लगाया जाता है। लगाया जाता है। और वो जो काजल लगाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? काजल देना कहा जाता है। नोट्स कंप्लीट कीजिए दोस्तों। क्लियर दोस्तों? यहां तक आ गए? यहां तक समझ में? अब काजल दे दिया दोस्तों, अब क्या होगा? सर अब क्या होगा आप हमें बता दीजिए ताकि हमारी लाइफ में काम, दोस्तों लाइफ में काम आने वाली चीजें पढ़ा रहा हूं आज मैं आप लोगों को, वही बता रहा हूं दोस्तों। आगे ना पीछे काम आएगी। बहुत सारे भाइयों के तो काम आ चुकी होगी भाई, और बहुत सारे भाइयों के भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ही काम आ जाए ये चीजें भी। तो दोस्तों जिसके काम नहीं आई है वो तो कान खोल कर अच्छी तरह से सुनकर लिख ले, नोट कर ले, शादी में टिक करते जाना कि ये हो गया, ये बाकी रह गया, घर वालों के पीछे पड़ जाना, ये वाला तो हुआ ही नहीं मेरा भी, ये भी तो करवाओ। ठीक है, तो एक एक चीज को ले जा रहा हूं, आप लोग को नोट कर लेना भैया जिसकी नहीं हुई अभी तक। चलो दोस्तों अगली बात कर लेता हूं, नंबर 17। काजल देने के बाद बात करूंगा दोस्तों आप लोगों से, समझना वो होता है दोस्तों आपके आंचल। आंचल, अब आंचल क्या होता है दोस्तों समझना। आंचल क्या होता है कि दोस्तों जब बारात रवाना होने लगती है ना, यानी बारात रवाना होने से पहले वर की माता के द्वारा वर को दूध पिलाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आंचल कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि वर की मां के द्वारा, वर की मां के द्वारा वर को दूध पिलाना, वर को दूध पिलाना क्या कहलाएगा? आपके आंचल कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे दोस्तों समझ में? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, किसी बच्ची को? ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगली बात करते हैं अपन, चलिए अब बारात रवाना हो गई दोस्तों। अब बारात रवाना हो गई तो बारात रवाना हो गई तो अगला आ गया आप लोगों का सामेला। सामेला, अब दोस्तों सामेला क्या होता है समझना कि जब बारात वधू के घर पर पहुंच जाती है, वधू के गांव में पहुंच जाती है, तो वधू पक्ष के लोगों के द्वारा बारात का स्वागत किया जाता है। बारात का क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। और जो बारात का स्वागत किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। दोस्तों इसे मधुपर्क भी कहा जाता है, इसे आगवानी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये वाला कई बार पूछा गया है कि बारात का स्वागत करना क्या कहलाता है? तो सामेला, मधुपर्क या फिर आगवानी कहा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं सामेला क्या होता है कि बारात जब वधू के घर पर पहुंचती है, जब वधू के घर पर पहुंचती है तो वधू पक्ष के लोगों के द्वारा, वधू पक्ष के लोगों के द्वारा
के द्वारा बारात का क्या किया जाता है दोस्तों? स्वागत किया जाता है। स्वागत करना, बारात का जो स्वागत किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। फिर वहां पर दोस्तों याद हो तो सीटने गीत गाए जाते हैं, यानी गाली गीत गाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इसे ध्यान देना, इसे दोस्तों आपके मधु पर्व भी कहा जाता है, इसे मधु पर्व भी कहा जाता मधु पर्क, इसे मधु पर्क भी कहा जाता है, इसे अगवानी भी कहा जाता है, अगवानी भी कहा जाता है, कहा जाता है। दोस्तों इसी सामेला को क्या कहा जाता है? मधु पर्क कहा जाता है, इसे ही अगवानी कहा जाता है। और यहां पर दोस्तों जो गीत गाए जाते हैं ना, फिर आपस में गीत भी गाए जाते हैं। वो जो गीत गाए जाते हैं ना दोस्तों, उसने उन गीतों को सीटने कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर सीटने गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत दोस्तों? सीटने गीत गाए जाते हैं। अब सीटने गीत क्या होते हैं दोस्तों? जानते हो सीटने मतलब? सीटने का मतलब होता है गालियां। तो दोस्तों गालियां दी जाती है, क्या किया जाता है कि दो दल बना लिए जाते हैं, आधे इधर हो जाते हैं और आधे इधर हो जाते हैं। आधी महिलाएं इधर हो गई, आधी महिलाएं यानी वधु पक्ष की अलग हो गई, वर पक्ष की अलग हो गई। फिर गीत गाए जाते हैं और गीत गाते गाते वो दोस्तों बीच बीच में बहुत प्यारी प्यारी दी जाती है दोस्तों, बहुत ही प्यारी प्यारी दी जाती है। और जो बहुत प्यारी प्यारी दी जाती है दोस्तों उन्हें क्या, उसे ही क्या कहा जाता है? सीटने कहा जाता है। तो सीटने बराबर, सीटने क्या होता है? सीटने बराबर लिख सकते हैं अपन गाली गीत। सीटने क्या होता है? यह एक गाली गीत होता है। गीत कैसा होता है इसके बारे में चर्चा अपन गीतों में कर लेंगे, यहां तक तो इतना सा समझ लीजिए। तो दोस्तों ये हो आपका सामेला। अब बारात भी पहुंच गई भाई, अब बारात भी पहुंच गई, तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेता हूं आप लोगों से। चलिए दोस्तों अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से, और अगली नंबर 19। चलिए नंबर 19 पर आ जाता है दोस्तों, बारात पहुंच गई आप लोगों की, तो दही देना। दही देना, दही देना क्या होता है कि जब बारात वधु के घर पर पहुंचती है, तोरण द्वार पर जब पहुंचती है, तो दूल्हे की मां के द्वारा यानी वधु की मां के द्वारा वर को 1 चम्मच दही खिलाया जाता है। क्योंकि दोस्तों हिंदू परिवार में ऐसी मान्यता है, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले दही खिलाया जाता है। तो दोस्तों क्या किया जाता है, यहां पर दही का सेवन करवाया जाता है। तो वधु की मां जो है वर को 1 चम्मच दही खिलाती है, तो नाक भी पकड़ती है भाई। तो वो जो चीज होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दही देना। तो जब बारात वधु के घर पर पहुंचती है, वधु के घर पर पहुंचती है तो वधु की मां के द्वारा वधु की मां के द्वारा वर को दही खिलाया जाता है। वर को क्या खिलाया जाता है दोस्तों? दही खिलाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? दही देना कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दही खिला दिया, दही दे दिया, नाक भी पकड़ ली भाई, नाक भी पकड़ ली। तो अगला नंबर 20 पर क्या हो जाएगा दोस्तों? झाला मीरा की आरती। झाला मीरा की आरती, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? झाला मीरा की आरती। झाला मीरा की आरती क्या होती है दोस्तों? सब जानते हो कि दोस्तों जैसे ही 1 चम्मच दही खिलाया जाता है, तो दोस्तों दही खिलाने के बाद कुमकुम का टीका लगाया जाता है, टीका वो सब वो रस्में हो गई। फिर वहां पर क्या किया जाता है दोस्तों कि दूल्हे की आरती उतारी जाती है वधु की मां के द्वारा। ध्यान देना दोस्तों, वधु की मां के द्वारा वर की आरती उतारी जाती है। तो वधु की मां के द्वारा वर की जो आरती उतारी जाती है दोस्तों उसे ही क्या कहा जाता है? झाला मीरा की आरती कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दही देने के बाद दही दे दिया, कुमकुम का टीका लगा दिया, और उसके बाद क्या जाएगा कि दही देने के बाद वधु की मां
वधू की माता वर की क्या करती है दोस्तों? आरती उतारती है, आरती उतारती है, उतारती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? झाला मीरा की आरती कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला आपके नंबर 21। अब दोस्तों झाला मीरा की आरती हो गई। आरती होने के बाद दोस्तों क्या होगा? तोरण मारना। क्या होगा दोस्तों? तोरण मारना। तोरण मारना क्या होता है दोस्तों? सब जानते हो कि वर जो होता है वह वधू के घर पर बने हुए लकड़ी के प्रतीकात्मक तोरण को मारकर चौरी की ओर प्रवेश करता है। चौरी मतलब मंडप। कल्चर में दोस्तों मंडप को चौरी कहा जाता है। तो लकड़ी के जो प्रतीकात्मक तोरण होता है उसको मारकर दोस्तों मंडप की ओर प्रवेश करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तोरण मारना। दोस्तों ये जो तोरण मारना है ना, ये विजय का प्रतीक माना जाता है। मोस्ट करके लिखना, कई बार आ चुका है। तोरण मारना प्रतीक है किसका? है विजय का। तो दोस्तों ये जो तोरण मारना है, ध्यान देना दोस्तों, तोरण मारना जो होता है यह विजय का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाएगा? विजय का प्रतीक माना जाता है, माना जाता है। तोरण मारना किसका प्रतीक माना जाता है? विजय का प्रतीक माना जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है दोस्तों आप लोगों के, तोरण मारना समझ के लिखाने की जरूरत नहीं है, लिख लेना। अगला है नंबर 22 आप लोगों के लिए, फेरे। फेरे, फेरे क्या होते हैं दोस्तों? फेरे क्या होते हैं सब जानते हो दोस्तों कि दोस्तों फेरे वर व वधू अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे लेकर दोस्तों 7 वचनों को पूरा करने की कसमें खाते हैं। ठीक है दोस्तों 3 फेरों तक तो दूल्हा आगे होता है, 3 फेरों के बाद दुल्हन आगे हो जाती है, यानी 3-3 फेरों में दोनों आगे पीछे होते रहते हैं, दोनों अलग अलग चलते रहते हैं। क्लियर दोस्तों? सब जानते हो दोस्तों, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर मैं लिख सकता हूं आप लोगों के लिए कि क्या लिखूं दोस्तों? आप कहो जो लिख दूं कि फेरे क्या होते हैं कि वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं तथा 7 वचनों को पूरा करने की शपथ लेते हैं। या कसमें खाते हैं, बात बराबर ही है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर, फिर आप लोग समझ गए होंगे। अगला नंबर 23, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कन्यावल। इसको समझना थोड़ा सा। कन्यावल क्या होता है समझना दोस्तों। कन्यावल क्या होता है कि जिस दिन लड़की की शादी होती है, वधू की शादी होती है, बालिका की शादी होती है, उस दिन दोस्तों उसके परिवार के लोग, उसके जो परिवार के लोग हैं ना, पापा हैं, बड़ा भाई है दोस्तों, वो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, वो भूखे प्यासे रहते हैं। उनके द्वारा दोस्तों 1 दिन का उपवास किया जाता है। वो जो 1 दिन का जो उपवास किया जाता है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कन्यावल कहा जाता है। तो वधू पक्ष के लोगों के द्वारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वधू पक्ष के लोगों द्वारा किया गया 1 दिन का सामूहिक उपवास 1 दिन का जो सामूहिक उपवास किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कन्यावल कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से। नंबर 24 है दोस्तों आपके ओलंदी। नंबर 24 पर कौन सा आएगा दोस्तों? ओलंदी। अब सर ये ओलंदी क्या होता है समझना दोस्तों। अब ओलंदी क्या होगा दोस्तों कि जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में जाती है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो एक कुंवारी बालिका को साथ लेकर जाती है। जब पहली बार जाएगी ना तो दोस्तों एक कुंवारी बालिका को साथ लेकर जाती है, जिसे आप लोग बोलते हो डाइजेवाड़, बोलते हो ना। तो दोस्तों वही जो डाइजेवाड़ होती है, वही जो कुंवारी बालिका होती है दोस्तों, उसे कल्चर में क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। तो बात करते हैं ओलंदी क्या होगा दोस्तों कि जब
वधू पहली बार अपने ससुराल जाती है, अपने ससुराल जाती है तो क्या होगा? तो एक बालिका को, तो एक कुंवारी बालिका को साथ लेकर जाती है, और जो कुंवारी बालिका होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब अगली बात करते हैं अपन लोग, अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर ले लेते हैं, नंबर 25, ननिहारी। अब ये ननिहारी क्या होता है दोस्तों? समझना दोस्तों, जब बारात वापस जाने लगती है तो दुल्हन को विदाई दी जाती है। तो दुल्हन को जो विदाई दी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? ननिहारी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ननिहारी कहा जाता है। ठीक बताओ? तो दोस्तों ननिहारी क्या हो जाएगा दोस्तों? कि वधू को अंतिम विदाई देना। वधू को जो लास्ट में जो विदाई दी जाती है ना, अंतिम विदाई देना। वधू को जो अंतिम विदाई दी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? ननिहारी कहा जाता है। अब दोस्तों याद हो आप लोगों को, तो जो विदाई दी जाती है तो महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं। भाई देखा होगा आप लोगों ने, जब बालिका या किसी लड़की की जब शादी होती है तो दोस्तों जब जाती है, जब विदाई दी जाती है तो वहां पर गीत गाए जाते हैं, और वह गीत नंबर 26 दोस्तों, उन्हें कहा जाता है आपके कोयलड़ी। कौन से गीत दोस्तों? कोयलड़ी गीत। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि वधू की विदाई के समय कौन से गीत गाए जाते हैं, तो कौन से गीत दोस्तों? कोयलड़ी गीत गाए जाते हैं। तो यह गीत वधू की विदाई के समय गाए जाते हैं। वधू की विदाई के समय गाए जाते हैं। तो वधू की विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं ना दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? कोयलड़ी गीत कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला गीत ले लेता हूं दोस्तों आप लोगों से, नंबर 27 ले लेता हूं दोस्तों कि सर आपने पूरी विवाह करवा दिया, पूरी शादी करवा दी, लेकिन रोटियां तो खिलाई कोई ना मार साहब, रोटियां तो खिला दियो। तो दोस्तों रोटी की बात कर लेता हूं, झीमने की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं दो बात करूंगा आप लोगों से। एक तो है दोस्तों आपके जेवनवार, और नंबर 28 पर बात करता हूं दोस्तों मैं आप लोगों से बडार। समझना दोस्तों दोनों को। दोस्तों जेवनवार क्या होता है समझना, जेवनवार क्या होगा और बडार क्या होगा, दोनों के दोनों दोस्तों खाना है। अरे शादी में रोटी खाना खाने जाते हो ना आप लोग, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? जेवनवार व बडार कहा जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है सर? तो दोनों में अंतर क्या होगा समझना दोस्तों। अगर आप किसी लड़की के यहां पर खाना खाने जा रहे हो तो दोस्तों वह क्या कहलाएगा? जेवनवार कहलाएगा। लड़की के यहां पर, वधू के यहां पर खाना खाने जा रहे हो तो वह जेवनवार कहलाएगा, और जबकि अगर आप लड़के के यहां पर खाना खाने जा रहे हो तो क्या कहलाएगा? बडार कहलाएगा। तो यूं कह दो जेवनवार कि वधू पक्ष की ओर से दिया गया प्रतिभोज। वधू पक्ष की ओर से जो प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? जेवनवार कहा जाता है। किस पक्ष की ओर से? वधू पक्ष की ओर से। लेकिन अगर वधू ने नहीं दिया भाई, और आप लड़के की शादी में खाना खाने जा रहे हो तो क्या कहलाएगा? बडार कहलाएगा। तो बडार क्या होगा कि वर पक्ष की ओर से, अब वर पक्ष की ओर से दिया गया सामूहिक प्रतिभोज। जा आप लिख लेना, प्रतिभोज। क्लियर दोस्तों? लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जो बडार है ना लड़के की तरफ से दिया जाएगा,
लेकिन जो बडार होता है ना दोस्तों, शादी के 1 दिन बाद दिया जाता है। मतलब दोस्तों अंग्रेजी में बोलो तो रिसेप्शन और हिंदी में बोलो तो आशीर्वाद समारोह। तो ये जो बडार है ना दोस्तों, ये बडार, ये वाला बडार, ये विवाह के 1 दिन बाद दिया जाता है। 1 दिन बाद दिया जाता है, विवाह के 1 दिन बाद दिया जाता है। विवाह के दिन न देकर दोस्तों इसे अगले दिन दिया जाएगा, जिसे आप लोग बोलते हो आशीर्वाद समारोह, जिसे बोलते हो आप लोग रिसेप्शन। वो दोस्तों वो क्या कहलाता है अपने कल्चर में? बडार कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अगले पर आ जाता हूं। अगला दोस्तों आप लोगों के नंबर 29। नंबर 29 है दोस्तों आपके मुकलावा। मुकलावा दोस्तों समझना, मुकलावा क्या होता है? मुकलावा का मतलब होता है गोना। मुकलावा का मतलब क्या होता है? गोना होता है। अब गोना क्या हो गया सब जानते हो कि जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? मुकलावा या गोना कहा जाता है। जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में जाएगी तो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? मुकलावा या गोना कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? सब समझते हो। अब दोस्तों लास्ट बात कर लेता हूं। शादी हो गई सबकी शादी हो गई, तो बात कर लेते हैं नंबर 30 पर। नंबर 30 इंक चेंज करके इसलिए लिख रहा हूं। नंबर 30 है दोस्तों तलाक। शादी हो गई तो तलाक भी तो हो गया भाई। तलाक 2 बार ही बोलूंगा, 3 बार नहीं बोलूं। तलाक। अब तलाक क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए। तो संबंध विच्छेद हो जाना, संबंध अलग हो जाना क्या कहलाता है? तलाक कहलाता है। तो तलाक क्या होगा? संबंध विच्छेद हो जाना। संबंध विच्छेद हो जाना, संबंध अलग हो जाना क्या कहलाता है? तलाक कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों इसे तलाक की बात कर रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट करके लिख लेना दोस्तों, कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसे यानी तलाक को, इसे मतलब तलाक, इसे आदिवासियों में छेला फाड़ना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है छेला फाड़ना है। छेला फाड़ना है क्या है दोस्तों? तो तलाक की एक प्रथा है। आदिवासियों में जो तलाक होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? छेला फाड़ना कहा जाता है। कैसे होता है ये आदिवासियों के अपन जब पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। टेलर दोस्तों, तो दोस्तों ये थे विवाह से संबंधित रीति रिवाज जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। बहुत सारे रीति रिवाज है इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आने लायक हैं दोस्तों, उनकी मैंने आप लोग के सामने चर्चा की है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं, फिर मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरह दोस्तों मस्ती के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।